हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बारी यहाँ पर क्लियर कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो विजुअल क्लियर आ रही है या नहीं। एक बारी जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए, तो फिर हम यहाँ पर आगे की जो क्वेश्चंस है उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर यूजीसी नेट 6 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। नमस्कार अखा, राम प्रिया, अशोक दिगंबर, सैनबाई, ड्रीम्स, हैंकिंग बॉय, मल्टी डायमेंशन, दीपिका, नेहा, मनीषा, विनोद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बारी कंफर्म कर दीजिए आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। थम्स अप कर दीजिए। जोहान, आ रही है प्रॉपर आवाज? ऑल क्लियर? शरद, चलो वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो, यहाँ पर हम लोग 6 दिसंबर का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर शिफ्ट 1 डाल दिया है, इसको थोड़ा कंसिडर कीजिएगा। सिर्फ शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है। अदरवाइज कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये तो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन ही नहीं आया। तो शिफ्ट 1 नहीं, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास आपसे मिस मत हो। साथ ही मैंने देखा है कि कम्युनिटी पोस्ट पर मैं यहाँ पर क्विज डालती रहती हूँ। क्विज यानी कि क्वेश्चंस डालती हूँ, और आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो भाई कम्युनिटी पोस्ट देख लिया करो, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप ही लोगों के लिए बेनिफिशियल्स हैं, तो उसको जरूर चेक करा करिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डीआई का क्वेश्चन, कितने लोग डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे और कितने लोग थ्योरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे? आ रही है अनीता? वेरी गुड। तो चलो भाई, सविता, राधे राधे। अभी मुझे पहले बताओ, डीआई का क्वेश्चन पहले करना चाहोगे या हम थ्योरी के क्वेश्चन पे चले? पहले कौन सा क्वेश्चन, डीआई का क्वेश्चन या थ्योरी का क्वेश्चन? डीआई का क्वेश्चन देख सकते हो, ये पहले ही दिन दिसंबर में 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ था। पहले ही दिन यहाँ पर इस तरीके का शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, जहां पे आपके सामने ये पूरा डेटा दिया गया है। बट क्योंकि करना तो है ही है ना, तो मल्टी डायमेंशन भी कह रहा है डीआई। डीआई नहीं करेंगे? कौन कह रहा है? केपी, कैसे नहीं करोगे डीआई? भाई डीआई तो करनी पड़ेगी, अभी नहीं करोगे तो थोड़ी देर बाद करनी पड़ेगी, बट करनी तो पड़ेगी। बच के जाओगे कहाँ यहाँ से, है ना? चलो कोई बात नहीं, हम थ्योरी से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा माइंड सेटअप बन जाए सबका। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डीआई पे आ जाएंगे, थोड़ा एक्टिव मोड पे आ जाए। तो ये कल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए थे। ठीक है, बट पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाए थे वहां पर। तो आज मैं अपडेट कर दूंगी, पोस्ट मैंने कंप्लीट कर ली है, तो आज ये कंप्लीट पीडीएफ, भाई डीआई भी सॉल्व करेंगे आज हम, तभी ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और साथ ही देखते चलिए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? डोमेन ऑफ टीचिंग and components of domains, planning and preparation, instruction, classroom environment, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हमें मैचिंग में सॉल्व करना है। विद्यार्थियों के साथ संवाद करना किसके अंतर्गत आता है? अधिगम हेतु संस्कृति स्थापित करना किस पे आता है? शिक्षण पर चिंतन करना, ये शिक्षण अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारण। आपको मैच कराना है डोमेन ऑफ टीचिंग और कंपोनेंट ऑफ डोमेन्स को। डीआई से डर लगता है? अभी बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। त्रिपुरा से हो रंजना, मेरी तरफ से सभी को भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी हर एक स्टेट के बंदे अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जूम करूं थोड़ा सा? लो भाई, देख लो। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के अंतर्गत क्या आता है? अगर हम प्लानिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा? अगर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस टाइम पर क्या एक्टिविटी हम करते हैं? क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है तो हम क्या एक्टिविटी करेंगे? प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम क्या करेंगे? यही है आपका ये क्वेश्चन। टेंशन नॉट, डायरेक्टली चलते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, आयोजना एवं तैयारी, किसके अंतर्गत आती है? शिक्षण अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारण, यानी कि सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम। तैयारी करते हैं ना पहले के, सब अच्छे से परिणाम आए,
इंस्ट्रक्शन यानी कि जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं, अनुदेश देते हैं। विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना किसके अंतर्गत आएगा? आपका इंस्ट्रक्शन। हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, है ना, बताते चल रहे हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या आएगा? इस्टेब्लिशिंग अ कल्चर फॉर लर्निंग, यानी कि हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पे हम बेस्ट लर्निंग प्रोवाइड कर सके, दैट इज कॉल्ड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शिक्षण पर रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, यानी शिक्षण पर चिंतन करें। अब ये क्वेश्चन किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है, किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको अपना माइंड सेट प्रॉपर तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में क्या है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है कि हमें भाई दूसरों के लिए ऐसा जो है लर्निंग का एटमॉस्फेयर तैयार करना जहाँ पे सारी चीजें हम मैनेज कर सकें। पहला प्रोफेशन ही हमारा यही है कि उनको बेस्ट एजुकेशन दे सके। क्वेश्चन नंबर 20, क्या कोई बता सकता है किस यूनिट से पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला? क्वेश्चन नंबर 20 कौन सी यूनिट से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये? आईसीटी बिल्कुल सही है, लेकिन आईसीटी में आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी कैलकुलेशन आने लगा इस समय। यानी आईसीटी में पहले हम लोग रैम रोम वो तो आएगा ही आएगा, बट उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपकी पूछी जाती हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसके बारे में। आईसीटी से क्वेश्चन है कि 56 किलो बिट, 1 किलो बराबर है कितने? 1000 के बिट्स के, ठीक है, प्रति सेकंड के मॉडम का प्रयोग करके 512 बाइट पैकेट प्रेषित करने हेतु प्रेषण समय लगभग कितना होगा? यानी द ट्रांसमिशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग 512 बाइट पैकेट यूजिंग अ 56 किलो बिट्स, 1 किलो कितना है? इक्वल टू 1000 पर सेकेंड मॉडम इज अबाउट। ये डीआई का क्वेश्चन नहीं है बेटा प्रतिमा, ये है आईसीटी का क्वेश्चन। इंटरनेट की गति को हम किससे मापते हैं? मॉडेम की गति को 56 केबी पर सेकेंड। यही चीज यहाँ पे आपको निकालनी है, 56 इंटू 10 की पावर 3 बिट सेकेंड हो गया। बाइट इक्वल टू 1 बाइट कितनी होती है? 8 बिट होती है। सेम चीज है, इस फॉर्मूले पे इसको लगाना है, केबी ऊपर रख करके नीचे सेकेंड से डिवाइड करते हुए जो सही आंसर निकलेगा 73.12, क्योंकि लगभग लगा है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही कई बार आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए हमारे पास फोटो है जिसका साइज इतना है, अब हमें एक साइज मान लीजिए हमें स्टोर करना है, तो उतने साइज में कितनी फोटो जो है हम ऐड कर सकते हैं? देख सकते हो डीआई का क्वेश्चन से डर रहे थे, अब आईसीटी में क्या है ना, तो कैलकुलेशन आना पड़ेगा। ये लोग यहाँ पर आपको एक बताते हैं हिंट की किस तरीके से करना है, और उसी तरीके से फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21, शैनन वीवर का मॉडल हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। शैनन वीवर, शैनन वीवर जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? अब इतना जो बच्चा पढ़ लेगा ना वो बाकी चीजें भी कर लेगा। कम्युनिकेशन मॉडल मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, अभी भी जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो करवाएंगे। दीपिका क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, देखो कितना हमें आता है क्वेश्चन और हमें कितनी और तैयारी की जरूरत है। जूम कर दें, 1 मिनट होल्ड करो। चलिए रीड कर लो पहले क्वेश्चन को। रीड कर लेना तो एक बार ये थम्स अप करना। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई में कौन सा सही है वो आपको इस ऑप्शन में सही करना है। ये ऑप्शंस है,
शेनन वीवर के मॉडल के बारे में, कम्युनिकेशन, अरस्तु का मॉडल, शेनन वीवर का मॉडल कितने इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे होंगे जो जिनको नहीं पता है, डोंट वरी, अभी जब हम क्लास लेंगे तो वो आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आंसर देखो इसका, शेनन वीवर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यानी ये एक लीनियर मॉडल है, यानी एक रेखीय, एक रेखा में है, ये लीनियर मॉडल है, ठीक है ना। इसमें सूचना के संचारण पर फोकस किया जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका संबंध संदेशों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः प्रस्तुत करने से है। ये तो चीजें बताई दी। अब यहाँ पर देख सकते हो सेंडर है। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज भेजता है, इनकोड करता है मैसेज को, चैनल के थ्रू आगे बढ़ाते हैं, मैसेज को डिकोड करता है, देन रिसीवर उसको रिसीव करता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो आपका ये जो लीनियर मॉडल होता है ना, लीनियर मॉडल में एक चीज और आती है, वो है नॉइस की इशू। नॉइस का इशू होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल बंदा है, वो जा रहा है भाषण देने, तो वहां पे फीडबैक मिलने पर प्रॉब्लम होती है, क्यों? नॉइस की वजह से। वर्ड ऑफ लॉ अभी आ रहा है? किसको किसको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? सबको प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है? सही आ रही है मल्टी डायमेंशन केपी? चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने शेनन वीवर मॉडल। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। बता सकते हैं कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है? और ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्लियर है? लो लगती है वॉल्यूम बच्चे? थोड़ा सा देखो अपने में, सब लोग अपना अपना वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करके देखो, क्योंकि यहाँ एंड पे, मेरे एंड पे मैंने फुल कर रखी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सा चिरस्थायी जैविक प्रदूषकों यानी पीओपी, पीओपी का फुल फॉर्म आता है कभी कभी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड पीओपी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पीओपी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है स्टेटमेंट में। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, वेरी गुड योगेश। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है और पीओपी से हमेशा क्वेश्चन आता है। हरीश का कहना है ए, केपी का कहना है बी। तो देखते हैं किसका सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे पीओपी चिरस्थायी जैविक प्रदूषक क्या है? ये पॉल्यूटेंट है, यानी प्रदूषक तत्व है। ये रसायनों का एक समूह है जो पर्यावरण क्षरण के लिए, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है, और ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। पीओपी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? डाइऑक्सीन आती है। क्या आती है? डाइऑक्सीन आती है। फ्यूरॉन्स आती है ना। पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स, यहाँ पर पीसीबी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। ऑर्गेनो क्लोरीन कीटनाशक, डाइक्लोरो डाइफिन क्लोर ईंधन यानी पीडीटी, एंडीसल्फस एस्टीन, डेप्टाक्लोर, क्लोरोडेन, टोक्साफेन, ये सारी की सारी चीजें किस में आती है? पीओपी में। सेम ऐसे ही ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा जाता है कि उसमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इसको कंप्लीट पढ़ना। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन आ चुका है तो दोबारा नहीं आएगा। डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। अभी इस तरीके से आया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन के आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23। या तो आप मुझे अवकाश लेने के लिए लॉस वेगस जाने दें, अथवा मैं अपने शेष जीवन पर्यंत दुखी रहूंगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे दुखी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए आपके पास स्पष्ट निर्णय है कि आप मुझे अवकाश हेतु लॉस वेगास जाने की अनुमति दें। इस कथन में कौन सा दोष है? फैलेसी का क्वेश्चन है आपके सामने। फैलेसी क्या होती है? भ्रांति।
चंचल, दीपिका, आंसर करो जरा। शकुंतला, इस क्वेश्चन का एक फैलेसी का क्वेश्चन है। केपी ने कहा है क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी। सही होगा कि नहीं होगा? सही आंसर है, बिल्कुल सही है। मिथ्या द्विभाजन क्या होता है ये? उपर्युक्त कथन में मिथ्या द्विभाजन यानी फॉल्स डॉमी है। इसमें क्या होता है, ये तब घटित होती है जब तर्क करने वाले दो चीजों को प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वे एकमात्र संभावित विकल्प हो, जबकि वास्तव में इसमें कई संभावित परिणाम या विकल्प होते हैं। मतलब वो कह रहा है कि आप मुझे जाने दो, नहीं तो आप क्या मुझे दुखी देखना चाहते हो। दो चीजों को वो बता रहा है ना। जैसे कि वह एकमात्र संभावित विकल्प हो, यानी कि उसको लग रहा है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं दुखी नहीं, मैं सुखी हो जाऊंगा, जबकि वास्तव में इसके कई संभावित परिणाम या विकल्प हो सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहीं पर पढ़ लेंगे कि अच्छा ठीक है ये आ गया, लेकिन वो ये भूल जाएंगे कि अपील टू फोर्स भी आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, फॉल्स कोज भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो फैलेसी कंटिन्यू अपडेट होती रहती है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सब लोग गूगल बाबा की हेल्प लेके जितनी भी नई फैलेसी कंटिन्यू आती रहती है उनको भी पढ़ते रहें। एक्सीडेंटल क्या होती है ना, एड होमिनम क्या चीज है, इन सबको नोट डाउन करिए और छोटे छोटे से नोट्स बनाइए। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन किसको किसको लग रहा है ये वाला? भाई देखो अभी टाइम है, अभी जो है नोट्स बनाए जा सकते हैं, टॉपिक को समझा जा सकता है। या तो आप लोग रट्टा मारोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी बुक पे डिपेंड रहोगे, फायदा नहीं होने वाला। लेकिन इस चीज से 100% फायदा होगा कि जो आपके लेटेस्ट कंटेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे मिलता जुलता आपके एग्जाम में दोबारा पूछे जाने के 100% चांसेस होते हैं। क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन इस बार स्टेटमेंट में आए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैचिंग में आए, है ना। तो सिलेबस यही होगा आपका। जुल्फी का कहना है ऑप्शन नंबर बी, विनोद का कहना है सी। चलो देखते हैं सही आंसर। बहुत टफ क्वेश्चन है, और टफ क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व हो गया क्योंकि ये दोनों ही ऑक्टल हैं। ऑक्टल मतलब ऑक्टल की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्टल कहेंगे। तो जब दोनों ही ऑक्टल हैं, इन्होंने कहा P8 की वैल्यू बतानी है। अगर दोनों को हमने यहाँ पर क्या लिखा, यदि P8 बेस 8 संख्या प्रणाली में संख्या P को प्रदर्शित करता है तो सिर्फ इन दोनों को जोड़ना था। और ऑक्टल ऑलरेडी है, P की वैल्यू निकालनी थी, दोनों को जोड़ के हमने P की वैल्यू निकाली, जो आंसर आया वो है 8। कितने लोगों को ये क्वेश्चन टफ लगा? अभी दीना नहीं आया मेरे हिसाब से अभी। ठीक है, बाकी मैं चेक करके एक बार ही बता देती हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन किसको टफ लग रहा है? सेम ऐसे ही आप लोगों के सामने पी की वैल्यू पूछ ली जाएगी, बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप आंसर भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल टफ नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ऐसे ही कन्वर्जन में भी आ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब ये वाला कंटिन्यू पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बुद्धिज्म कम्युनिकेशन। आपके सिलेबस जो अपडेट होगा ना उसमें बुद्धिज्म पे भी जोर दिया जाएगा। तो बुद्धिज्म कम्युनिकेशन जो है ना, इसको उठा करके आप लोग जरा गूगल पे सर्च करना कि ये क्या क्या होता है ना। तो अपने आप आपको इन सब चीजों के आंसर मिलेंगे। बाकी हम तो करवाएंगे ही, बट फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो एक्स फैक्टर भी तैयार होगा। बौद्ध धर्म में किस संचार का एक सुविकसित मॉडल है? Buddhism contain a well-developed model of communication. Question number 25. मल्टी ने कहा है, मल्टी डायमेंशन ने कहा है सी, हैंकिंग बॉय ने कहा है सी। देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही है भाई। बौद्ध धर्म में अंतर्वैयक्तिक संचार यानी इंटरपर्सनल संचार का एक सुव्यवस्थित मॉडल है। इसमें व्यक्तिगत प्रतिबिंब, ध्यान, चिंतन और यहाँ तक कि भगवान से प्रार्थना करना भी शामिल है। इसमें हम अपने विचारों के लिप्त होने से पहले उनकी संकल्पना और निर्माण करते हैं। अरे भाई यार, ये इंटरपर्सनल क्या चीज होती है? इंटरपर्सनल की बात करी इन्होंने, ठीक है। एक इंटरपर्सनल होता है, एक होता है इंट्रापर्सनल।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? इनके बीच का डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज इंट्रापर्सनल और व्हाट इज इंटरपर्सनल? बुद्धिस्ट जो कम्युनिकेशन है उसमें इंटरपर्सनल की बात की गई। बौद्ध धर्म किससे संबंधित था? बौद्ध जो हमारे बुद्ध थे उनसे संबंधित था। वो दूसरों को क्या करते थे भाई? उपदेश देते थे। यानी जब 2 से 3 लोगों के बीच में बात हो रही है, खुद से बात करना केपी किस में आता है? इंटर में कि इंट्रा में? यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इंटर में जब हम 2 या 2 से 3 2 से ज्यादा लोगों से बात करें, 2 3 4 जितने भी लोगों से बात करें। इंट्रापर्सनल माई सेल्फ, खुद से ही हम बात कर रहे हैं। बुद्ध क्या थे? बुद्ध पेड़ के नीचे बैठते थे और वो क्या करते थे? बहुत सारे लोगों को उपदेश दिया करते थे, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी किया करते थे, या हो सकता है कुछ लोगों के साथ। लेकिन क्योंकि जैसे यहाँ पे बात हो रही है बौद्ध धर्म की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंत वैयक्तिक हो जाएगा संबंध। अंत वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन से कथन तार्किक रूप से तुल्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विपमेंट्स? यानी जो समान लग रहे हैं वो कौन से हैं? क्या इस पे वेन डायग्राम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम से भी होगा, ये क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से भी होगा। कौन से एक जैसे आपको यहाँ पे लग रहे हैं? इंट्रा में, वेरी गुड सविता, खुद से बात करना। मोहित, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तार्किक रूप से समतुल्य है या तुल्य है? ऑप्शन नंबर 1 ए सी एंड डी। ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी, यानी समस्त गैर कपी गैर बंदर होते हैं। कोई भी कपी गैर बंदर नहीं होता है, ये नहीं आया। कोई भी बंदर गैर बंदर, गैर कपी गैर बंदर होते हैं, कोई भी बंदर गैर कपी नहीं होता है। तो यहाँ पर समस्त बंदर कपी होते हैं। ए सी और डी, ये बहुत कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं, इसलिए इसको भी बहुत हम तो वेन डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं, उसी से ही करते हैं, है ना। जो कपी नहीं है वो बंदर भी नहीं है। जो भी बंदर गैर कपी नहीं होता है, गैर कपी गैर बंदर होता है। तो वेन डायग्राम से या क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आप इसको कर सकते हो। तार्किक रूप से तुल्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29। हमने डीआई छोड़ दी कि मैम डीआई बहुत डिफिकल्ट है, अपन नहीं करेंगे डीआई। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ जरा, कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन किसको किसको इजी लग रहा है? केपी, अभी देखो मैंने जूम कर दिया, ये वाला क्वेश्चन जरा रीड करो। जल्दी से वीडियो को भाई एक लाइक और एक शेयर कर देना, जिससे कि बाकी लोग भी, जो भी हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, जो भी जिनको भी ये लगता है कि नहीं भाई बैचेस से अच्छा है सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ स्टार्ट बैचेस है, खुद से पढ़ाई करने का, भाई जिसका भी मन हो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। किसको कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन इजी लग रहा है? सबने कहा है सी। संचार एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है और ये इसलिए एक ऐच्छिक और परंपरागत दोनों प्रकार के प्रतीकों पर निर्भर करती है। संचार के लिए किसी वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भिन्न भिन्न प्रतीकों का चयन नहीं किया जा सकता। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत है। 1 सही दूसरा गलत, और 1 गलत दूसरा सही। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। संचार, कम्युनिकेशन एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज अ सिंबॉलिक प्रोसेस, बिल्कुल सही। एज सच डिपेंड अपॉन सिंबल डेट आर बोथ आर्बिट्री और कन्वेंशनल। ऐच्छिक और परंपरागत दोनों प्रकार के प्रतीकों पर निर्भर करती है। संचार शब्द कहाँ से आया? अंग्रेजी के कम्युनिकेशन
जो का पर्याय है जो लैटिन के कम्युनिस्ट शब्द से निकला है। कम्युनिकेशन अंग्रेजी शब्द से, कम्युनिस्ट लैटिन शब्द से, जिसका अर्थ है सर्वमान्य संचार के लिए किसी वस्तु विचार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भिन्न भिन्न प्रतीकों का चयन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, कोई बता सकता है किस यूनिट का क्वेश्चन है ये? सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी सही है भाई, सही बात है, ये भी सही है और ये भी सही है। संचार के लिए किसी वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भिन्न भिन्न प्रतीकों का चयन, लेकिन इसमें किया जा सकता है, इन्होंने कहा नहीं किया जा सकता, तो ये दूसरा गलत हो गया ना बेटा, नहीं लग गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, चयन नहीं किया जा सकता, जबकि उसका चयन किया जा सकता है, इसीलिए पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्न में से किसका सुविख्यात केंद्र था? हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में आपका एंशियंट यूनिवर्सिटी से, ये है कहां पे विक्रमशिला? इसका लोकेशन कोई बता सकता है कहां पे स्थित है ये? थर्टी का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तांत्रिक बौद्ध दर्शन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा धर्मपाल के द्वारा। स्टेटमेंट नंबर 1 दिया जा सकता है आप लोगों के सामने। स्टेटमेंट नंबर 1, विक्रमशिला की स्थापना किसने की? दूसरा, कि यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। आपको पता होगा तो आप बता दोगे। ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है? बता पाओगे? इसमें 160 विहार और व्याख्यान के लिए अधिक कक्ष बने थे। तांत्रिक बौद्ध दर्शन का अध्ययन केंद्र रहा है। विक्रमशिला भारत में सबसे लोकप्रिय बौद्ध स्थलों में से एक और बिहार में एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। कई क्वेश्चन यहां से आपके निकल के आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किन महीनों में वर्ष के औसत मासिक व्यय से विचलन न्यूनतम था? द मंथली एक्सपेंसेस, एक परिवार का एक वर्ष में जनवरी से दिसंबर तक का मासिक व्यय, मासिक व्यय क्या था? हजार में, यानी जनवरी में 16,000 इनकम थी, 16,000 रुपए मिल रहे थे आपके। फरवरी में 19,000, फिर 18,000, 23,000, 24, 28, ऐसे करते करते दिसंबर में 18 हो गया। किन महीनों में वर्ष के औसत मासिक व्यय से विचलन न्यूनतम था? ये क्वेश्चन सिलेबस में है क्या? ये नया क्वेश्चन है आपका, ये न्यू क्वेश्चंस हैं आपके। डेविएशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, डेविएशन। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले इसके कम क्वेश्चन आते थे, अब आ रहे हैं। ठीक है। मीन मीडियन मोड, थोड़ा स्टैटिक्स पे जोर देना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके अलावा आपके जो टेस्ट होते हैं, जेड टेस्ट और आपका टी टेस्ट है ना, अनोवा टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसके अंतर्गत क्या आता है? नॉन पैरामेट्रिक। छोटे छोटे से नोट्स बनाने शुरू करने होंगे। चलो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर, परिवार का जनवरी से दिसंबर तक का, तो हमने निकाला क्या? इन सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितने महीने हैं? 12 महीने। 12 महीने से डिवाइड किया, आंसर हुआ 21। अक्टूबर और नवंबर में विचलन औसत, किन महीनों में वर्ष के औसत मासिक, वर्ष का औसत कितना हो गया? 21, मासिक व्यय से न्यूनतम था, तो 22 माइनस 21, देखा जाए न्यूनतम था, इसमें था 22, और ये क्या है? न्यूनतम, क्योंकि 22 और 21 बगल बगल में ही है। और किसका कम है? अगर आप ध्यान से देखो जरा, ये 20 का है ना, तो 20 का कम है, यानी अक्टूबर नवंबर। इन्होंने कहा औसत मासिक जो व्यय है उससे न्यूनतम था, तो 21 है अगर, और अगर हम 16 से देखें तो जनवरी में हमारा डिफरेंस 4 आ रहा है, यानी 4 का फर्क, तो ये ज्यादा है। ठीक है ना। 19 की बात करें तो भी हमारा 2 निकल रहा है, लेकिन किसमें सबसे कम निकल रहा है? तो
डिफरेंस एक इसमें कम निकल रहा है, एक इसमें, यानी 20 और 21 में। डेट इज वाई यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। स्टैटिक्स मैथ और मैथोलॉजी करने के 20 क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। पूनम डेली बेसिस पे बेटा क्लास होती है 8:30 बजे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक अवेलेबल है। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जरूर ज्वाइन कर लो, जिससे कि क्लासेस आप लोगों से मिस ना हो और स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को मिलता रहे। ये क्वेश्चन किसको किसको समझ में आ गया, वो लोग जरा अपना हाथ उठा लो। अभी पता चल जाएगा कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग जाग रहे हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को, जैसे हम लोग आईएएस की तैयारी करते हैं ना, यूपीएससी की, पीसीएस की तैयारी, अब आपका यूजीसी नेट भी वही हो गया है। अब आपको उसी तरीके से अपने लेवल को बढ़ाना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा। उनका औसत निकाल लिया 12 महीने से, हमने देखा औसत से बराबर कितने हैं। न्यूनतम विचलन पूछा गया, न्यूनतम यानी मिनिमम किस में रहा है डिफरेंस, तो अक्टूबर नवंबर हमारे सामने। विनोद रेस्ट इन पीस, वेरी गुड, आ गया समझ में। पूनम वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो मोहित, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32, मात्रात्मक शोधकर्ताओं की प्रमुख व्यस्तताएं कौन सी हैं। अब देख सकते हो कि पहले इन्होंने रिसर्च के क्वेश्चन कम पूछे, लास्ट के जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने रिसर्च को डाल दिया। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव से हमेशा क्वेश्चन आता है। द मेन प्रिकॉशंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च आर, अभी क्या है ना, अभी फिर भी टाइम है। आप लोग चीजों को समझते हुए चलोगे ना, तो एग्जाम आने तक डेफिनेटली आप लोगों का माइंड वैसे ही हो जाएगा। बट एग्जाम का ही अगर मान लो सोचोगे कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म आए फिर हम लोग प्रिपरेशन करें, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। क्योंकि वो डर आ जाता है ना जहाँ पे, अरे भाई एग्जाम आ गया, अब तो एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, तो जो चीजें समझ में आनी है वो भी नहीं समझ में आएंगी। चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी एंड डी। मात्रात्मक शोध संख्याओं से संबंधित है, जब हम किसी चीज को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। नंबर में, जैसे कि हमारे पास इस समय कितने कैंडिडेट वॉच कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं कि 50 कैंडिडेट वॉच कर रहे हैं, हमें पता है ना, नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव, ठीक है। जिसका अर्थ है शोधकर्ता मानकीकृत साधनों की सहायता से एक शोध समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करे। मात्रात्मक शोधकर्ताओं की प्रमुख व्यवस्था है निम्न। सबसे पहले आएगा मेजरमेंट, फिर आएगा कारणता, फिर आएगा सामान्यीकरण और फिर आएगी पुनरावृत्ति, यानी कि ये सारी चीजें। अच्छा, अगर हम भाई शुरुआत करते हैं हाइपोथेसिस से। हाइपोथेसिस से हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसे हम कहते हैं परिकल्पना। कोई मुझे बता सकता है परिकल्पना का इस्तेमाल किस में होता है, क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव में। श्रुति 60% आए हैं आपके, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नीचे वाला ऑप्शन नहीं देख पाए थे, कोई बात नहीं, बता दिया करो, फिर मैं नीचे वाले ऑप्शन प्रॉपर दिखा दिया करूं। कारण का पता क्वालिटेटिव में। अगर हाइपोथेसिस या परिकल्पना करनी है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्वांटिटेटिव का या क्वालिटेटिव का, किसमें हम परिकल्पना बनाते हैं। क्वांटिटेटिव, वेरी गुड जॉब, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव में बनाते हैं। एक चीज और आती है एग्जाम में, वो क्या आती है कि हम H0 से हम अपनी परिकल्पना स्टार्ट करते हैं, तो फिर H1 क्या चीज होती है, H0 H1 में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H0 एंड H1। किससे हम परिकल्पना स्टार्ट करते हैं, यानी रिसर्च हम जब स्टार्ट करते हैं वो किससे स्टार्ट करते हैं। शून्य परिकल्पना, H0 का मतलब है ये हमारी शून्य परिकल्पना है, जीरो है ये, जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना, ये जिसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस।
इसे हम जीरो भी कहते हैं, इसे हम शून्य भी कहते हैं, हाइपोथेसिस। यानी हमें किसी चीज का पता नहीं है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। H1 का मतलब है कि अगर ये कारगर नहीं होती है देन हम एक ऑल्टरनेट का यूज करते हैं। किसका? वैकल्पिक चीजों का यूज करते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना का यूज करते हैं। तो हमारी रिसर्च स्टार्ट होती है H0 से। अगर वो काम पे नहीं आती है तब हम कहते हैं नहीं प्लान ए प्लान बी, ठीक है, प्लान वन प्लान बी। तो प्लान स्टार्टिंग जो होती है H0 शून्य परिकल्पना से होती है, नल हाइपोथेसिस से होती है। इन केस अगर वो नहीं काम आती है देन हम उसकी वैकल्पिक या ऑल्टरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी H1 है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि हम किससे अपनी परिकल्पना या रिसर्च स्टार्ट करते हैं। H0 H1 का डिफरेंस पूछा जाता है। H0 रिजेक्ट होता है तो हम H1 लेते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसमें अल्फा बीटा कौन सी होती है? कोई बता सकता है? अल्फा बीटा यही होती है कि अलग होता है? अल्फा बीटा के बारे में कौन जानता है? वेरी गुड श्रुति। कोशिश करते रहो बेटा, कोशिश करते रहो। इस समय कंपटीशन बेटा काफी टफ हो चुका है। ये समझो कि अगर जितने अच्छे से आप लोग तैयारी कर लोगे ना, आगे आप लोगों के लिए उतनी मेहनत कम हो जाएगी। एरर वन, एरर टू, है ना, अल्फा एरर, बीटा एरर। अब यहाँ पर सिर्फ मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा रही हूँ, चीजें क्लियर भी करती चल रही हूँ। अल्फा क्या हो गई? अल्फा हो गई कि अल्फा को हम टाइप वन एरर कहते हैं, टाइप वन एरर कहते हैं अल्फा को, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई हाइपोथेसिस बनाई, वो सही है, वो सही है, लेकिन हमने उसको गलत मान लिया। वो सही है लेकिन हमने गलत मान लिया, वो है टाइप वन, कि हम सही काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम गलत प्रूव हो गए। टाइप टू एरर क्या होती है? टाइप टू एरर ये होती है कि हमने गलत काम किया और उसके बावजूद भी सही हो गए। गलत होने के बावजूद जब हम सही हो जाएंगे वो टाइप टू एरर होगी, जिसे हम कहते हैं बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा दोनों का डिफरेंस, ठीक है, यहां तक समझ में आ जाएगा। चलो अगली बात, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 पदों की एक अंकगणितीय श्रृंखला में पहला पद है 7 या 7, यदि अंतिम पद है 205 तो श्रृंखला का 71वां पद इनमें से कौन सा होगा? पहले सीरीज वाले वैसे क्वेश्चन आते थे, ये टर्म्स ऑफ सीरीज है, ये टर्म्स ऑफ सीरीज है। आजकल ऐसे वाले क्वेश्चन, पहले क्या होता था ना, अभी भी हालांकि वैसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए 15 16 17 18 19 20, करते करते फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते थे। बट अब यहाँ पे टर्म ऑफ सीरीज पूछा गया है। 71 टर्म ऑफ सीरीज कितना है? ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है ये, ध्यान से देखिए, वो फॉर्मूला है ये। सबसे पहले पहला पद यानी फर्स्ट यहाँ पे टर्म है आपका 7, तो 7 ए को इन्होंने क्या कहा है? 7, तो 7 को 7 की जगह पे लिख दिया। लास्ट जो इसमें टर्म है वो है 205, तो यहाँ पर आई की जगह पे क्या हो गया? 205। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। फिर क्या आता है? श्रृंखला का 71वां पद कौन सा होगा? 100 पद हैं, तो 100 पद -1 कर देंगे, डिफरेंस लिखेंगे। किससे? डिफरेंस, कितना डिफरेंस है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हुए आएंगे 147, इसका सही आंसर। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसी से ही निकलेंगे ये वाले क्वेश्चन। सविता अपडेट करो, अपडेट करो बेटा, क्वेश्चंस को देखो किस बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। हम लोग क्वेश्चन पेपर देने के बाद में रह के छोड़ देते हैं, अरे यार छोड़ो इसमें से क्या आएगा। बट पैटर्न देखो कि कहाँ से क्या चीज ज्यादा पूछी जा रही है और वहीं से ही आती हैं चीजें। ये फॉर्मूला जैसा मैंने अभी बताया, अगर आप इसको रट लोगे, समझ लोगे, तो चीजें समझनी आसान हो जाएंगी, है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, क्वेश्चन दोबारा आए तो हमारे को आंसर आना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करने से किसमें सहायता मिलती है?
Mirroring another person non-verbal behavior facilitates डेली बेसिस पे ना क्वेश्चन उठाओ, उठा करके देखो क्या क्या टॉपिक है हमारे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, गूगल पे सर्च मारो, बुक है, बुक पीडीएफ मैंने डाली हुई है, टेलीग्राम, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगा डालो, फ्री बुक है, आराम से पढ़ के अभी भी स्टार्ट करोगे ना, आराम से निकाल ले जाओगे। सही आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 33, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुपालन करने, दूसरे व्यक्ति के गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करने से अनुपालन यानी कंप्लायंस करने में सहायता मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईसीटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इंक्रिप्शन के बारे में बात हो रही है, माइक्रो ब्लॉक की बात हो रही है, लैन के बारे में बात हो रही है। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सी चीजें सही हैं। ऑप्शन तीनों पढ़ लीजिए पहले। आईसीटी के संबंध में क्या चीजें सही हैं? इंक्रिप्शन क्या होता है, माइक्रो ब्लॉक क्या होता है, और लैन, इन तीनों के बारे में अगर आपको पता है तो ही आप आंसर कर पाएंगे। दुर्गा ने कहा है सी ऑप्शन, बी एंड सी। इंक्रिप्शन डेटा को अस्त व्यस्त करता है जिसके द्वारा कंप्यूटर वायर नष्ट करे जाते हैं और कंप्यूटर प्रणालियों के द्वारा अनाधिकृत अभिगम को रोका जाता है। इंक्रिप्शन, व्हाट्सएप पे भी इंक्रिप्शन मैसेज होता है ना, अगर आप व्हाट्सएप चेक करते हो वहां पे आपने इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ा होगा। माइक्रो ब्लॉक, पोस्ट के आकार की दृष्टि से माइक्रो ब्लॉक अत्यधिक प्रतिबंधित होता है और इसे निर्देश निर्मित करना अत्यधिक कठिन होता है। लैन हमेशा बेतार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है भाई, ट्रांसमिट डेटा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही है। पोस्ट के आकार की दृष्टि से माइक्रो ब्लॉक, माइक्रो छोटा जिसको कहते हैं, एक होता है माइक्रो जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म जो छोटा है ना। तो अगर हमें पोस्ट के आकार के अनुसार बात करें तो वहां पे कंसिडर करेंगे माइक्रो ब्लॉक। माइक्रो ब्लॉक इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड ऑन द साइज ऑफ पोस्ट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कस्टमाइज। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनकोडिंग करना, इनकोडिंग क्या चीज होती है, जहां पर ये कंप्यूटर वायरस को नष्ट नहीं करती है बल्कि क्या करती है, आपकी चीजों को या आपके मैसेज को किसी और तक पहुंचने से रोकती है। कहते हैं ना, अगर व्हाट्सएप से आप कॉल करोगे तो आपके मैसेज सिक्योर होते हैं, वहां पर लिख कर आता है कि योर मैसेज योर कॉल इज इनक्रिप्टेड, दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता, रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लैन ऑलवेज यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो नहीं, हमेशा वायरलेस नहीं होता है ना। तो यहां पर आपको इन सब के बारे में चीजों को समझना। ए ऑप्शन कैसे होगा श्रुति इसमें? इंक्रिप्शन क्या होता है कि मान लीजिए आप लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे जो आपके मैसेज है कहीं और कोई कॉपी ना कर ले। जिस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, बिल्कुल मोहित, जिस क्वेश्चन के बारे में देखो, एक चीज समझ लो, अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तो बुलेटिन आएगा उसमें चीजें कंफर्म हो जाएंगी, बट निगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे में निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आपको जिस भी क्वेश्चन में लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं आता, तुक्का मार दो सीधा, जो दिल पे पहली आवाज आए कि ये ऑप्शन होना चाहिए उस पे कर दो। लैन में सिर्फ बेतार नहीं इस्तेमाल होता, ऑलवेज यूज, है ना, तो बेतार हमेशा यूज नहीं होता, वहां पर आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, टॉपिक्स को याद रखना है। कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। मान लीजिए आपको टेस्ट दे रहे हैं तो उसके लिए कौन सी चीज अच्छी है, कैसे पता चलेगा कि भाई सही चीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑब्जेक्टिविटी,
वैलिडिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, डायग्नोस्टिक, प्रैक्टिकेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 36। बोथ होते हैं, वायरलेस एंड वायर कनेक्टेड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर है ए बी सी डी ई। वेरी गुड बेटा, सारे ही ऑप्शन सही हैं, सारे ही ऑप्शन। केपी बिल्कुल सही आंसर। जुल्फी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेस्ट किसी योग्यता, क्षमता, उपलब्धि के मापन का सर्वोत्तम उपकरण होता है। उत्तम परीक्षण के लिए वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिसिबिलिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक एम होना चाहिए कि किस लिए हम वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस और डायग्नोस्टिक बिल्कुल सही है ये सारे के सारे ऑप्शन। ये किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं है। अब आपको पता है कि हाँ टेस्ट में क्या क्या चीजें हैं जो यूजफुल होंगी, आप अपने दिमाग से इसको दोगे। ये आईक्यू टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत बार पूछा गया, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है ये वाला। ब्लू बेबी डिसीज लिखा है और पहले आपके सामने यही वाला क्वेश्चन आ चुका है ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ब्लू बेबी डिसीज लिख दिया इन्होंने। श्रुति क्लास टाइमिंग 8:30 बजे से देख लेना, 8:30 बजे और 9 बजे, है ना? 8:30 बजे होगी या 9 बजे, ये दो टाइमिंग रहती है। जैसे ही मेरे पास टाइम होता है देन मैं करवाती हूँ। 36 का डी, 37 का केपी ने कहा है सी। तो देखते हैं सी सही है कि नहीं। भाई बिल्कुल सही है, देख सकते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट नील शिशु रोग है। बच्चों को एक ऐसा पेय जो नाइट्रेट युक्त पानी से बना होता है, पीने के बाद शरीर के द्वारा नाइट्रेट का परिवर्तन नाइट्राइट द्वारा किया जाता है, जो रक्त के साथ मिलकर मेटामोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन को ले जाने में असमर्थ है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है और शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। इसकी विशेषता नीले या बैंगनी झलक के साथ त्वचा का रंग, जिसे सिएंसिस भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये मत सोचना कि बस एक्सप्लेनेशन है। हो सकता है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चन यहीं से बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर करिए जरा इस क्वेश्चन का। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में क्वेश्चन है आपके सामने। The internet is not regulated in India, therefore the information may be biased or inaccurate. The internet is one of the service offered by World Wide Web. पूनम अभी जो है रिवाइज सिलेबस की, अभी रिवाइज सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मेरे हिसाब से अभी बुक्स नहीं लेनी चाहिए आप लोगों को। जितनी बुक्स आपको चाहिए हमारे टेलीग्राम पे जाइए, 3,000 से ज्यादा फ्री पीडीएफ बुक है, आप लोग वहां से स्टडी करिए। जैसे ही आपका सिलेबस रिवाइज होगा देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी बुक आपको परचेस करनी है। ठीक है, ज्योति आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, रेस्ट इन पीस ने कहा है ऑप्शन नंबर डी, देखते हैं सही है कि नहीं। भाई मेरे गलत हो गया, सी आंसर सही है। पहला सही है कि भारत में इंटरनेट का विनियमन नहीं होता है, इसलिए सूचना पक्षपात अथवा गलत भी हो सकती है, ये कथन सही है। लेकिन कथन दूसरा जो है वो गलत है। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, संपूर्ण देश अथवा महाद्वीपों के पार फैलाया, और इसी नेटवर्क को इंटरनेट भी कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर आपस में लीज लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा सा। आई थिंक इसमें एक ऑप्शन, हाँ ये रहा। अब यहाँ पर हायर एजुकेशन में एनईपी के बारे में क्वेश्चन है 2016। एनईपी रिपोर्ट 2016 की बात हो गई है एनएबी में, और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? गैर सरकारी एजेंसियों को अनुज्ञप्ति दे सकती है जो अकादमिक संस्थाओं का वास्तविक मूल्यांकन करेगी। हायर एजुकेशन,
स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन ये रहा, स्टेटमेंट टू ये दोनों रहे। ऐसे क्वेश्चन के लिए ही आपसे कहा जाता है कि जो आपकी करंट इश्यूज हैं उसको आप लोग देखिए, जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, या आपके जो हमारी प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। अवेयरनेस के क्वेश्चन है ये वाले, किसी पर्टिकुलर कोई चीज नहीं पूछी गई है यहाँ पे। सही आंसर ऑप्शन नंबर वन, दोनों ही सही हैं। 2016 के एनईपी प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड को अनिवार्य रूप से प्रत्ययन की समूची प्रक्रिया का निरीक्षण, मानक नियतन, इस उद्देश्य हेतु दिशा निर्देश को परिभाषित करना है। ये गैर सरकारी एजेंसियों को अनुज्ञप्ति दे सकता है जो अकादमिक संस्थाओं का वास्तविक मूल्यांकन भी करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लो जरा सा, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। दो रेलवे स्टेशन है ए और बी, एक दूसरे से 380 किलोमीटर की दूरी पे है। ए स्टेशन से, जरा ध्यान से देखो और किसको लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कौन फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाएगा इस बार। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय पर क्रॉस करेंगी। मोस्टली इसमें 75% तुक्का मारते हैं। केपी का कहना है 40। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 9:30 AM। ये यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने और इसका सॉल्यूशन है, आपको इसको पढ़ना है। क्या होता है ना, क्वेश्चन तो हमारे सामने होते हैं, आंसर में भी कोई बता देगा सी है, कोई कहेगा डी है, बट उसका जब सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं ना तो हमें चीजें क्लियर होती हैं कि अच्छा यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हुआ है और इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कितने लोग ये पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, जरा एक बार वो लोग जल्दी से अपना एक बार हैंड्स अप कर दें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। किसको किसको ये पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर 6 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2। फर्स्ट टाइम पेपर दोगे पूनम, देखो बेटा क्वालिटी देखो क्वेश्चन की। दैट इज वाई मैं कहती हूँ आप लोग कभी भी हमारी कोई क्लास मिस मत करना, क्योंकि हम आपको इंपॉर्टेंट डिटेल ही देंगे विद एक्सप्लेनेशन। पढ़ना है ना, चलो वेरी गुड, पढ़ लेना इसको सब लोग। तर्क शास्त्र के शास्त्रीय भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है, युक्ति दोषपूर्ण है। अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है, युक्ति में एक मध्य पद अंतर्वृष्टि है जो अनन्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी अभी ये करवा दे रही हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग इसको थोड़ा रीड कर लेना क्योंकि रीड करने वाली चीज है, जो पूछने वाली चीज है मैं पूछ ले रही। स्वतंत्रता से पूर्व, बिफोर इंडिपेंडेंस, दिल्ली में लेडी इरविन महाविद्यालय की स्थापना में किसके शिक्षण हेतु की गई थी। रिजल्ट आउट नहीं हुआ, ऐसे कैसे हुआ। इस बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इशू क्रिएट किया इन लोगों ने। आज ही क्लास देखा, मोस्ट वेलकम बेटा, आप लोग डेली क्लासेस अटेंड करो, ठीक है, आपको अच्छी ही चीजें मिलेंगी यहाँ से। डी आंसर जुल्फी, सही आंसर डी बिल्कुल सही है बेटा। एजुकेशनल रिसर्च, नई दिल्ली में स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित एक महिला कॉलेज है, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। लेडी इरविन महाविद्यालय शैक्षिक शोध हेतु की गई थी इसकी स्थापना। अधिगम को यानी एसपीएसएस, देखो पहले भी टर्न टेन से क्वेश्चन है, फिर से ये टर्न टेन पे क्वेश्चन आ गया। एसपीएसएस और टर्न टेन, दूसरी बार ये वाला क्वेश्चन आया है, सेम चीज। अभी पहले भी इसी क्वेश्चन पेपर में ये दूसरी बार, दूसरे से तीसरी बार पूछा गया क्वेश्चन है। एसपीएसएस क्या है, टर्न टेन, दिखाऊं यही वाला क्वेश्चन सेम। पीछे अभी देखना, अभी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे ना तो देखना भी। सही आंसर ऑप्शन नंबर वन। यहां पे बोला है स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस, जबकि यहाँ पे ये गलत था और
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, और टर्नटिल इज वेरी यूजफुल फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। ये वाले क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ भाई, जरा सा इसको समझ लेना जरा। अभी मैं दिखा भी दूंगी वाले क्वेश्चन पे, ये वाले क्वेश्चन को डाउटफुल लग रहा है, ये दोबारा फिर से पूछा गया और ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है। कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी नहीं है। बहुत रॉन्ग लग रहे हैं ना भाई। जहां पर भी मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं वहां पर आप लोगों ने सर्च करना है, ठीक है। ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाने के लिए सीएफसी है, हेलोन्स है, डाइक्सिन है, एचसीएफसी। सही आंसर है डायोक्सिन। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि सीएफसी है, हेलोन्स है, एचसीएफसी भी है। हेलोन मिथाइल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये रासायनिक पदार्थ ओजोन को नष्ट करते हैं, जबकि डायोक्सिन नहीं करती है। एमडीजी, एमडीजी के गोल भाई साहब इस बार, एमडीजी में कौन सा सही है? एमडीजी के 8 लक्ष्य हैं, 8 गोल हैं, 40 टारगेट हैं, और इसको पूरा करने का 2015 तक का लक्ष्य था। थैंक यू उमी। रिवर्स बताया था ना उसमें, वही मैं कह रही हूँ, जहां पर भी डाउट होएगा ना मैं बताऊंगी आप लोगों को, आप लोग बस थोड़ा सा देखना उसको, ठीक है। एमडीजी के कितने गोल हैं, कितने टारगेट हैं, और इसका जो लक्ष्य है, सेम ऐसे ही एमडीजी और एसडीजी के बारे में भी क्वेश्चन आता है। पूनम ने कहा है सी, देखते हैं सी की सही है कि नहीं। साबिया बी, चलो देखिए सही आंसर, साबिया बिल्कुल सही है, ए एंड सी ओनली। एमडीजी के 8 गोल हैं और 2015 तक लक्ष्य प्राप्त करने का था। अब ध्यान से देखो, एमडीजी यूएन द्वारा 2000 में स्वीकार किया गया, 1990 के स्तर की गणना की गई, 8 गोल हैं, 18 टारगेट हैं, 2015 तक का लक्ष्य टारगेट था। एमडीजी सतत विकास यानी एसडीजी का पूर्ववर्ती था। सतत विकास 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ। एमजीडी सतत विकास यानी एसडीजी का पूर्ववर्ती है, न कि उत्तरवर्ती। एसडीजी की बात करें तो 17 लक्ष्य और 169 इसके टारगेट है एसडीजी के। एमडीजी, एसडीजी, एसडीजी 2016 से 2030 तक। इसके जो 8 गोल हैं एमडीजी के, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये भी आपको सीक्वेंस में लगाने को आते हैं, या फिर आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन कौन से ऐसे गोल हैं जो एसडीजी में भी है और एमडीजी में भी है। या फिर मान लीजिए एमडीजी में जो गोल नंबर 2 है वो कौन सा है, गोल नंबर 2 कौन सा है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि आगे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो चीज मैं बताती जा रही हूँ, जब भी आप लोग क्लास में हो, कॉपी पेंसिल लेके बैठो, जिससे कि आप लोग उस चीज को नोट डाउन करते चलो। और ये जो पीडीएफ होगी, इस पीडीएफ को पढ़ना है। ये समझो कि हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, 44 का आंसर दिया था, चलो कोई बात नहीं पूनम, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नॉट। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस, अभी अपना फिर रह गया है डीआई, अभी फिर अपना डीआई रह गया है। लेकिन अभी एक काम करेंगे, ये डीआई के क्वेश्चन वाली पीडीएफ मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, आप लोग एक बारी कल पढ़ के आना, ठीक है। मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगी डीआई की, तो उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगी। बाकी इसको आप लोगों ने पढ़ना है, और जिसको भी पढ़ना है भाई जल्दी से टेलीग्राम वगैरह सब लोग ज्वाइन कर लो। जितनी भी लिंक्स हैं यहाँ पे देख सकते हो, हमारे प्रोफाइल पे चले जाओ, 9 लिंक्स। जो हमारा जो दूसरा चैनल है मोटिवेशनल चैनल समृद्धि दिव्या के नाम से, भाई उसको भी सपोर्ट करो, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत होगी, ठीक है। समृद्धि दिव्या के नाम से उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो। और यहाँ पर ये पीडीएफ आप सभी को मिलने वाली है, लिंक आपको देख सकते हो ऑलरेडी, यहाँ पर मैंने पिन किया हुआ है मैसेज यहाँ पे चैट सेक्शन पे। अब मिलेंगे हम आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। गीता मेल करो बेटा, और ट्विटर पे ट्वीट करो, ठीक है।
जो ट्विटर पे है ना वो डायरेक्टली अप्रोच होता है ममिदला जगदीश कुमार को, डायरेक्टली लूप में लेकर के ट्वीट कर दो जो भी आपका प्रॉब्लम है, तो वहां पे सुनवाई होगी। थैंक यू एवरीवन। अब मिलते हैं कल। अभी थोड़ी देर में मैं आपको अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम व्हाट्सएप सब जगह पे, और ये लिंक से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।